नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च 2023 की शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन पेपर DSSB में हुए हैं हम वो सारे डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले वाले सारे इस वीडियो तक डिस्कस हो चुके हैं। इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इनके PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इनके PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा NIOS की समरी भी मैंने करा रखी है, आप चाहें तो वे भी देख सकते हैं। और हम जल्दी ही इग्नू की समरी भी शुरू करने वाले हैं, तो वह भी आप देख सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ। गैर विवेचनात्मक संचार किसका भाग है? लर्निंग डोमेन का, साइकोमोटर डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन या अफेक्टिव डोमेन। देखिए, नॉन डिस्कर्सिव का मतलब होता है कि बिना बोले आपको कम्युनिकेशन करना है। बिना बोले कम्युनिकेशन जो होता है वो साइकोमोटर डोमेन का भाग है, जिसमें आप अपने हाथ पैरों के द्वारा, इशारों के द्वारा या किसी भी तरह के साइन लैंग्वेज के द्वारा आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। आपको फटाकों की आवाज आ सकती है क्योंकि आज एकादशी है। दिवाली के बाद जो एकादशी आती है उस दिन हमारे यहाँ देवउठनी 11 जिसे बोलते हैं, उस दिन आपको फटाके फूटते हुए दिखेंगे, तो उनकी आपको आवाज आ सकती है, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लेना। The psychomotor domain is a hierarchy that includes non-discursive communication, which is the most advanced stage. Non-discursive communication is a way of communication without using verbal language. बिना वर्बल लैंग्वेज पे कम्युनिकेशन करते हो, जिसमें बॉडी लैंग्वेज सच एज जेस्चर्स, पोस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस के माध्यम से हम कम्युनिकेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए हैं इस शिफ्ट में। इस शिफ्ट में पियाजे के क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के क्वेश्चन और जो आपके नोम चॉम्स्की के भी एक दो क्वेश्चन है, और एक बता रहा था मैं टाइप ऑफ नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज, एम्पेरिकल नॉलेज, टेसाइट नॉलेज, इन सब के बारे में भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब एक एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन होना चाहिए, मैं जो 27 मार्च वाली शिफ्ट डिस्कस कर रहा हूँ, 27 मार्च की तीनों ही शिफ्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आए थे। अगर ऐसे ही क्वेश्चन DSSB देने लगे तो एग्जाम क्वालिफाई करना आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ चाइल्ड इज शोन टू बीकर्स विथ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, देन द लिक्विड ऑफ वन बीकर इज poured in a narrow tall glass. The child thinks that no narrow of the two utensils have different amount of liquid. They are not equal. Which principle is mentioned in the above scenario? एक जो छोटा सा बच्चा है, उस बच्चे के सामने दो तरह के, उस बच्चे के सामने बेसिकली एक बीकर में पहले पानी होता है, ठीक है, उस बीकर के पानी को एक लंबे से किसी भी पॉट में डाल दिया जाता है, किसी भी यूटेंसिल में, तो उसे लगता है कि दोनों में अलग अलग पानी है। तो इससे हम क्या कहते हैं? इससे हम बोलते हैं कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेटिज्म या कंजर्वेशन। ये कंजर्वेशन का गुण बच्चे के अंदर नहीं आया, जिसे हम बोलते हैं संरक्षण का भाव। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगर ये संरक्षण कब आता है? संरक्षण आता है बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर पहुंचने के बाद, जहां पर पहुंचने के बाद बच्चे समझ जाता है कि दोनों ही बर्तनों में समान मात्रा में पानी रहेगा। प्याजे से क्वेश्चन बनकर आया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फिर प्याजे का क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड इज अनेबल टू फॉलो द रूल ऑफ कंजर्वेटिज्म। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चा संरक्षण के नियम का पालन करने में असमर्थ होता है? देखिए, इस क्वेश्चन में ये वाला ऑप्शन बेमतलब में दे दिया। देखिए, सेंसरी मोटर स्टेज में नहीं कर पाता और प्री ऑपरेशनल स्टेज में भी नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन इसको गलत करना, इसको गलत कब करता है? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है, तो हम ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, सी की तरफ नहीं जाएंगे। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में कंजर्वेटिज्म उसके अंदर आ जाता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में और अच्छे तरीके से आ जाता है, ये हम कह सकते हैं। बाकी फोर्थ स्टेज में तो वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग तक पहुंच जाता है, तो कंजर्वेशन तो आना ही आना है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर रहेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी? निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का तत्व नहीं है? लैंग्वेज वाइगोत्स्की के सिद्धांत में है, स्टीरियोटाइप नहीं है, सोशल इंटरेक्शन है, कल्चर भी है। स्टीरियोटाइप के बारे में उन्होंने बात नहीं करी है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारा 5। विच साइकोलॉजिस्ट हैज लेड मोर एम्फेसाइज ऑन द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट?
किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अधिक जोर दिया है? एरिक्सन ने तो सामाजिक सिद्धांत दिया था, ये नहीं रहेंगे। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, फ्राइड का साइको एनालिसिस थ्योरी, वाइगोस्की ने लैंग्वेज पर बहुत ज्यादा बल दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ टूल्स और एक्शन दैट हेल्प अ लर्नर सक्सेसफुली कंप्लीट अ टास्क विद इन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जब बच्चा जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में होता है तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर कुछ टास्क होते हैं जो बच्चे को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, तो उसे हम बोलते हैं स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग मतलब क्या होता है? आधारभूत सहायता, जिसे हम टेम्पररी हेल्प कहते हैं कि यह एक टेम्पररी हेल्प है, यानी अस्थायी मदद है जो बच्चे को दी जाती है। इसको पाड़ भी कह देते हैं, हिंदी में मचान भी कह देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड गोज थ्रू ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। बच्चा ट्रांसडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था में ट्रांसडक्टिव रीजनिंग से गुजरता है? ट्रांसडक्टिव मतलब होता है कि दो अनरिलेटेड चीजों में, मान लो उनमें कोई संबंध नहीं है, फिर भी उनमें संबंध बेमतलब का बना दिया। तो ये वाली जो अवस्था होती है वो होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग इज अ टाइप ऑफ थिंकिंग वेयर अ पर्सन ड्रॉ अ कनेक्शन बिटवीन टू इवेंट्स दैट आर नॉट रिलेटेड। ऐसे इवेंट्स जो एक दूसरे से संबंधित नहीं है उनके बीच में संबंध बनाना। It is flowed from a logic that often used by young children during the pre-operational stage of development. Pre-operational stage जो होती है विकास की, उसमें बच्चे आकार के थोट बढ़ाते हैं। प्री ऑपरेशनल में बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड बिकम्स ईगोसेंट्रिक। बच्चा ईगोसेंट्रिक किस अवस्था में होता है? हमने पियाजे की थ्योरी को पढ़ रखा है। बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में ईगोसेंट्रिक रहता है, उसे खुद से ही मतलब होता है, खुद के ही व्यूज वो रखना चाहता है, दूसरे के या दूसरे के नजरिए से कभी भी वह चीजों को नहीं देखता इस अवस्था में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड इज एबल टू ओवरकम हिज ईगोसेंट्रिक वे ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे क्या था कि ईगोसेंट्रिक किस अवस्था में रहता है, और ये जो अपना नया क्वेश्चन आया इसमें बोला कि किस अवस्था में ईगोसेंट्रिक्स को ओवरकम कर जाता है, यानी इससे ऊपर पहुंच जाता है, अहम केंद्रित सोच काबू पा लेता है। किस अवस्था में पा लेता है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी ठोस परिचालन अवस्था में। डिसेंट्रलाइजेशन उसका हो जाता है, अलग अलग पहलुओं को समझने लगता है, दूसरों के ओपिनियन को भी वो मानने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इमेजिन अ स्टूडेंट हैज जस्ट मास्टर्ड बेसिक एडिशन। It at this point basic subtraction may enter there, meaning that they have to ability to learn subtraction and will likely be able to master it with guidance and support. एक छोटा सा बच्चा है जिसने जोड़ प्लस करना यानी एडिशन करना, जोड़ करना बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है। अब इस पॉइंट पर अगर उसको हम बेसिक सब्ट्रैक्शन तो वह किस क्षेत्र में रहेगा, और गाइडेंस के द्वारा वह इसमें भी मास्टरी हासिल कर सकता है। तो बच्चा हेल्प के द्वारा किसी चीज को करने में कर सकता है तो उसे हम बोलते हैं कि बच्चा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में, समीपस्थ विकास के क्षेत्र में। जब बच्चा कोई चीज करने में सक्षम हो और किसी की सहायता से उस चीज में मास्टरी हासिल कर सके, उस अवस्था जो होती है उस अवस्था को कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एंड जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में दी जाने वाली टेम्पररी हेल्प जो होती है उसे स्केप फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होगा, बस रिवीजन के तौर पे चल रही है यहाँ पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंगस्ट द 4 बेसिक यूनिट ऑफ कॉग्निशन। निम्नलिखित में से कौन सी अनुभूति की 4 बुनियादी इकाइयों में से एक नहीं है? स्कीमा आपके कॉग्निशन का पार्ट है, सिंबल्स कॉग्निशन का पार्ट है, कॉन्सेप्ट आपके कॉग्निशन का पार्ट है, लेकिन जो वैल्यूज होती हैं, जो मूल्य होते हैं, वो आपके मोरल का पार्ट होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12,
Verbs such as infer, relate, extract, paraphrases are used under which element of cognitive learning? अनुमान लगाना, संबंधित करना, निकालना, व्याख्या करना जैसी क्रियाओं का उपयोग संज्ञानात्मक अधिगम के किस तत्व के अंतर्गत किया जाता है? ये जो चीजें होती हैं ये आती हैं आपकी अंडरस्टैंड के अंदर यानी समझना के अंदर। ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन है जिन्होंने कुछ वर्ब्स दी है कि कौन सी वर्ब्स किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर यानी समझना के अंतर्गत आती हैं। हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं। नॉलेज के अंदर क्या आएगा? नॉलेज के अंदर आता है किसी भी चीज को डिफाइन करना, आइडेंटिफाई करना, डिस्क्राइब करना। अंडरस्टैंड के अंदर समराइज, इंटरप्ट, देखो हमारा जो पैराफ्राइज था वो है रिलेट करना, कंपेयर करना। अप्लाई के अंदर फिर उसी को सोल्व करना, चेंज करना। एंड एनालाइज के अंदर कंट्रैक्ट, कनेक्ट करना। इवेल्युएट और जो क्रिएट है ये इंटरचेंज हुए थे। क्रिएट को क्या बोल दिया था? सिंथेसाइज बोल दिया था, सिंथेसाइज बोल दिया था। एंड इवेल्युएट था और इनको इंटरचेंज कर दिया था उन्होंने, जो इसका जो रिवाइज किया था उस वर्जन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था के दौरान बच्चा प्रतीकात्मक गतिविधि में संलग्न होता है? बच्चा सिंबॉलिक एक्टिविटीज में किस अवस्था में क्या बोलते हैं संलग्न होता है, यानी कि सिंबल्स के माध्यम से किस अवस्था में चीजें समझता है? तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिंबॉलिक एक्टिविटीज में एंगेज होता है, चित्रों के माध्यम से या प्रतीकों के माध्यम से चीजों को अच्छे से समझ रहा होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग? निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? कंसीविंग या परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग बताना है कौन सा आपका कॉग्निटिव लर्निंग का पार्ट नहीं रहेगा। तो इन्होंने परसेप्शन को कॉग्निटिव लर्निंग का पार्ट नहीं बताया है, धारणा को। ठीक है, मैं इसको स्किप करने वाला था लेकिन ये डिस्कस हो गया है, इसमें थोड़ा सा डाउट है अभी। क्वेश्चन नंबर 15 है। एक कक्षा के छात्र कक्षा की चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं। इस परिदृश्य में निम्न में से कौन सा डोमेन सक्रिय है? स्टूडेंट इन अ क्लास एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन एंड एक्सप्रेस देयर व्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज एक्टिव इन दिस सिनेरियो? देखिए, संज्ञानात्मक डोमेन, मना प्रेरक डोमेन, भावनात्मक डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, लर्निंग डोमेन या अफेक्टिव डोमेन। बच्चे क्या कर रहे हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं और एक्सप्रेस कर रहे हैं इनके व्यूज को। जब बच्चे खुद से ही पार्टिसिपेट करते हैं, खुद के व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये आपके अफेक्टिव डोमेन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ये भी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी में जो अफेक्टिव डोमेन वाला पार्ट है वहां से एक बना हुआ है। रिस्पॉन्डिंग, जब बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। बिलिंगली पार्टिसिपेटिंग, यानी कि खुद की ही इच्छा से पार्टिसिपेट करते हैं। रेडी टू रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी रहते हैं, तो वे अफेक्टिव डोमेन के अंदर आता है। अफेक्टिव डोमेन की दूसरा जो चरण है रिस्पॉन्डिंग, उसके अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड अचीव्स रिवर्सिबिलिटी? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान बच्चा प्रतिवर्तीता प्राप्त कर लेता है? यानी रिवर्सिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे के अंदर ठोस संचालन अवस्था यानी द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। अ टीचर अलॉट्स असाइनमेंट टू द स्टूडेंट विच मस्ट बी डन इन अ ग्रुप ऑफ 4, यानी 4 के ग्रुपों में एक असाइनमेंट करना है। विच टाइप ऑफ लर्निंग हैज हाईलाइटेड एट द स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट में कौन सी अधिगम का प्रकार दर्शाया गया है? फ्लिप्ड लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग? इसमें देखो 4 का ग्रुप बन गए, जब भी समूह बनता है तो इसमें कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग चलती है। तो ऑप्शन नंबर डी सहयोगात्मक आकलन या सहयोगात्मक अधिगम यानी कोलैबोरेटिव लर्निंग राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। एन इंडिविजुअल अटेम्प्टिंग to acquire the skill of drive a motor vehicle should know about the different parts of vehicle which are directly involving in the learning process. The aspects of learning involved. देखिए, जब भी आप कोई भी गाड़ी चलाना सीखते हैं तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं इनका आपको बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। क्लच क्या होता है, ब्रेक क्या होते हैं, गियर क्या होते हैं, एक्सीलेटर क्या होता है। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होगा तभी आप ड्राइविंग सीख पाओगे। तो ये सब चीज़ें कहाँ होने चाहिए? हमारे ज्ञान में होना चाहिए, हमारे नॉलेज में होना चाहिए। तो ये किसका पार्ट हो गया? आपका कॉग्निटिव स्किल यानी संज्ञानात्मक कौशल का भाग हो गया।
गाड़ी को चलाना, ड्राइव करना आपका साइकोमोटर स्किल का पार्ट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स का नॉलेज आपको होना ये आपके कॉग्निटिव स्किल का पार्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट प्राइमरी सोर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत है? जब भी प्राइमरी सोर्स की बात आ जाए तो सबसे पहले आप फैमिली देख लो। अगर ऑप्शन में फैमिली है तो आपको फैमिली ही लगाना है, फैमिली नहीं है तो आपका पड़ोस हो सकता है या फिर आपका रिश्तेदार ऑप्शन में आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे फैमिली मिलता ही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का कौन सा चरण नहीं है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज फोर्थ स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थर्ड स्टेज है, लेटेंसी सिगमंड फ्राइड की स्टेज है, सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट स्टेज है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेंसी स्टेज के बारे में पियाजे ने नहीं बताया, सिगमंड फ्राइड ने बताया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इस बार मैंने जैसे आपका ऑफिशियल पेपर आता है डिसिप्लिन बनकर, वैसे कि वैसे ही मैंने यहाँ पर इस बार लगा दिए हैं क्वेश्चंस, नहीं तो मेरे को नंबर चेंज करना होता था। Which process allows the students with special needs to enter into a certain standard classroom after they show the ability of keep up with the rest of their peers? देखो क्वेश्चन को समझना, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको स्टैंडर्ड क्लासरूम यानी जिस तरह के मानक क्लासरूम होते हैं उनमें एंट्री दी जाती है। कब एंट्री दे दी जाती है? जब वह उन्हीं की तरह एबिलिटी शो करने लगते हैं कि हमारी योग्यता भी उन बच्चों की योग्यता के बराबर है। इस आधार पर उन्हें स्टैंडर्ड क्लासरूम में एक्टिविटी एंट्री दे दी जाती है। तो इसे हम बोलते हैं मेन स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। मेन स्ट्रीम में यही होता था यानी मुख्य धारा में कि भाई जो बच्चे अगर स्पेशल आवश्यकता वाले भले ही हैं लेकिन सामान्य बच्चों की योग्यता दर्शा सकते हैं तो उन्हें उसमें एंट्री दे दी जाती थी। इंक्लूसिव में सबको समावेशित करके पढ़ाना ही होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। द फॉलोइंग मेथड आर अ पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ एजुकेशन? निम्नलिखित विधियां किस प्रकार की शिक्षा का हिस्सा है? विजिट टू अ म्यूजियम और टू साइंटिफिक एंड अदर फेयर एंड एग्जिबिट्स, लिसनिंग टू रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं है क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन में क्लासरूम में बैठकर बुक से नियम कानून से पढ़ा जाता है। नॉन फॉर्मल आपका डिस्टेंस लर्निंग चलता है। इनफॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल हो सकती है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में तो चॉक एंड टॉक की बात होती थी। तो ऑप्शन नंबर सी अनौपचारिक शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में मत देखना, हो सके तो इंग्लिश में ही देखकर आंसर करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज नॉट यूजफुल टू डिलीवर अ लेसन प्लान टू अ चाइल्ड हु हैज हेयरिंग इम्पेयरमेंट? भाई किसी बच्चे को श्रवण बाधित बच्चा है, सुनने में दिक्कत आती है, तो कौन सी विधि उसके लिए बेटर रहेगी? रीडिंग आर्टिकल, बुक्स विथ इलस्ट्रेशंस, वॉचिंग एन एक्टिविटी। अच्छा, नॉट यूजफुल लिखा है, सहायक नहीं होगी। यूजिंग ब्रेल, साइन लैंग्वेज। तो रीडिंग आर्टिकल, बुक्स ये तो रहेगा। विथ इलस्ट्रेशन यानी इशारों के द्वारा समझा रहे हो तो ये तो यूजफुल रहेगी। वॉचिंग एन एक्टिविटी, एक्टिविटी देखना भी ठीक रहेगा। ब्रेल तो हम जिन्हों आंखों से कम दिखता है या देखने में समस्या होती है, जन्मांध जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। साइन लैंग्वेज भी हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो जिसकी आइज ठीक नहीं है, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे क्योंकि यहाँ पे श्रवण बाधित के लिए बताना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ चाइल्ड टचेस द बोनफायर एंड द हीट बर्न्स हिज हैंड। एक बच्चा जो होता है अलाव को छूता है और गर्मी से उसका हाथ जल जाता है। नेक्स्ट टाइम ही कम्स नियर टू द बोनफायर ही विल नॉट टच द सेम। अगली बार वह अलाव के पास आता है तो वह उसे नहीं छुएगा। विच टाइप ऑफ नॉलेज हैज बीन हाईलाइटेड इन द एबव सिनेरियो? उपरोक्त परिदृश्य में किस प्रकार के ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है? टेसाइट नॉलेज, एम्पेरिकल, एक्सप्लिसिट या फिर पीरियर नॉलेज? बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार के नॉलेज को हम बोलते हैं एम्पेरिकल नॉलेज, अनुभवजन्य ज्ञान। एम्पेरिकल नॉलेज जो होता है यानी अनुभवजन्य ज्ञान जो होता है, वैसे तो सारे ही नॉलेज आपको अनुभव से ही आते हैं, जैसे जैसे आप अनुभव होता जाता है नॉलेज आते जाते हैं। लेकिन एम्पेरिकल नॉलेज जो होता है वो आपके सेंसेस के द्वारा जो आप एक्सपीरियंस करते हो उससे आता है।
ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। हम बाकी टाइप के नॉलेज भी यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से नॉलेज किस प्रकार के होते हैं। एम्पेरिकल नॉलेज जो हमने देखा था, एम्पेरिकल एविडेंस ऑल्सो नोन एज सेंस एक्सपीरियंस इज द नॉलेज और सोर्स नॉलेज एक्वायर्ड बाय मीन्स ऑफ द सेंसेस पार्टिकुलरली बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। आपके सेंस से इस नॉलेज को आप एक्वायर करते हो, या तो आप देख कर भी कर सकते हो, ऑब्जर्व करके भी कर सकते हो, या खुद उसको एक्सपेरिमेंट करके भी कर सकते हो। टैसिट नॉलेज जो होता है refers to the knowledge, skill and abilities an individual gain through experience that is often difficult to put into words and otherwise communicate। ये कुछ ऐसे अनुभव के द्वारा आता है जिसको शब्दों में बता नहीं पाते। जैसे कि आप एक बहुत अच्छे से साइकिल चलाते हो, आप बहुत अच्छे से साइकिल चलाना सीख गए हो, लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते कि आप साइकिल किस हिसाब से सीखे, या किस तरह से आप बहुत अच्छे से साइकिल चलाना सीखे, कैसे आप बैलेंस करते हो। एक्सप्लिसिट नॉलेज, एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है इट कैन बी इजिली आर्टिकुलेटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड शेयर्ड। इसको आसानी से समझाया जा सकता है या बताया जा सकता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्मल लैंग्वेज, ये आपकी जो औपचारिक भाषा है उसमें इसको एक्सप्रेस कर देते हैं। एंड शेयर्ड इन फॉर्म ऑफ डाटा, डाटा की फॉर्म में इसको शेयर भी किया जा सकता है। जैसे कि हम बात करें एनसीएफ 2005 का जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो एक्सप्लिसिट नॉलेज के अंदर आएगा, क्योंकि उसको हम डॉक्यूमेंट्स के रूप में शेयर कर सकते हैं। पीरियर नॉलेज आपको पता है, पीरियर नॉलेज जो होता है बच्चे का पूर्व ज्ञान होता है। एंड पोस्टेरियरी नॉलेज, पोस्टेरियरी नॉलेज जो होता है वो बच्चे के अनुभव के आधार पर बच्चा एड ऑन करता जाता है अपने ज्ञान में, सेंसेस से, मेमोरी से, या किसी भी माध्यम से नॉलेज को एड ऑन करता जा रहा है, तो वो पोस्टेरियरी नॉलेज के अंतर्गत आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ रीजन फॉर द मार्जिनलाइजेशन ऑफ अ क्लास। निम्न में से क्या किसी वर्ग के हाशिया कारण का कारण नहीं हो सकता। समावेशन, गरीबी, विस्थापन या अपवर्जन। देखिए क्या इस कारण नहीं होगा, तो हमें पता है समावेशन तो इसको हटाता है, यानी इन चीज को कम कर सकता है। समावेशन इसका कारण नहीं होगा। पॉवर्टी इसका कारण हो सकता है, भाई बच्चे गरीबी की वजह से काम पे चले जाते हैं, स्कूल नहीं आ पाते पढ़ने। विस्थापन इसका कारण हो सकता है कि बच्चे एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं या ऐसी जगह पर चले गए हैं जहाँ पर उस प्रकार की शिक्षा पहुंचाना संभव नहीं हो रहा। एक्सक्लूजन हो सकता है, यानी उस सोसाइटी को हटा दिया हो या बच्चे को वहां से हटा दिया हो, ठीक है, लेकिन समावेशन इसका कारण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लर्न्ड बिहेवियर और एक्वायर्ड बिहेवियर, एक्वायर्ड आइडेंटिटी। निम्नलिखित में सीखा हुआ व्यवहार है या अर्जित पहचान है। जेंडर, जेंडर जो होता है वो सीखा हुआ है और अर्जित किया हुआ है। मेटारिकी जो होती है वो पारंपरिक रूप से चलती है, पेटारिकी भी पारंपरिक रूप से चलती है। बायोलॉजिकल एज एक्वायर या सीखा नहीं जाता, बायोलॉजिकल एज तो आपकी बढ़ना ही बढ़ना है, चाहे आप कुछ भी करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द कैटेगराइजेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ डाइवर्स नीड्स इन्वॉल्व्स सेंसरी डायमेंशंस टाइप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेंसरी डायमेंशंस। विविध आवश्यकताओं वाले बच्चों के वर्गीकरण में संवेदी आयाम या प्रकार शामिल है। निम्न में से कौन सा संवेदी आयाम का हिस्सा नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा बफरिंग हुआ है। चलिए बफरिंग चली गई है तो कंटिन्यू करते हैं। हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ लिया था, हमें क्या बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी आयाम का हिस्सा नहीं है। हेयरिंग, हेयरिंग जो है आपके सेंसेस से जुड़ा हुआ है, विजुअल यानी देखना सेंसेस से जुड़ा हुआ है। फिजिकली चैलेंज, शारीरिक रूप से विकलांग भी आपके सेंसेस से जुड़ा हुआ होता है, यानी हमारे स्पाइनल कोड से तो ये जुड़ा हुआ ही है फिजिकल रूप से जो भी चीज़ें हैं, लेकिन गिफ्टेड जो है वो हमारा सेंसरी डायमेंशंस के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इन तीनों में गिफ्टेड होना या प्रतिभाशाली होना एक अलग कैटेगरी हो गई, पूरा ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा इससे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्राम बाय सर्व शिक्षा अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम नहीं है। सेटिंग अप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एनसीएफ 2009 के दौरान आई थी, तो ये सर्व शिक्षा अभियान का भाग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन आपके एसएसए का पार्ट है। ऑपरेशन ब्लॉक बोर्ड भी इसका पार्ट है एंड लॉक जॉम्बिस भी इसका भाग है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके एनसीएफ 2009 के का भाग है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ करिकुलम। कौन सा पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है, करिकुलम का एलिमेंट नहीं है। लर्निंग एक्सपीरियंस एलिमेंट है,
आपके एम्स यानी उद्देश्य आपका एलिमेंट है, सब्जेक्ट मैटर एलिमेंट है, गुड स्कोर यानी अच्छे अंक इसका तत्व नहीं है। हमारी करिकुलम में तो ग्रेड्स की बात की गई है ताकि बच्चों के बीच में भेदभाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ नॉलेज कैन बी आर्टिकुलेटेड, डॉक्यूमेंटेड एंड शेयर्ड एफिशिएंटली? किस प्रकार के ज्ञान को कुशलतापूर्वक व्यक्त, प्रलेखित और साझा किया जा सकता है? तो अभी हमने देखा था कि किस प्रकार के ज्ञान को हम आर्टिकुलेट कर पा रहे थे, डॉक्यूमेंट कर पा रहे थे, शेयर कर पा रहे थे। तो जो एक्सप्लिसिट नॉलेज जो होता है उसे हम कुशलतापूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, प्रलेखित कर सकते हैं और किसी के साथ भी साझा कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, करस्पॉन्डेंस लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग एंड ओपन सिस्टम आर अ पार्ट ऑफ। ये जो इस प्रकार की जो लर्निंग है वह किसका भाग होती है? तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट होती हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार के ज्ञान से संगीत और कला संबंधित है? विच टाइप ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड टू म्यूजिक एंड आर्ट? तो म्यूजिक एंड आर्ट जो होते हैं वो आपके इम्प्लिसिट नॉलेज यानी कि निहित ज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इम्प्लिसिट नॉलेज रह गया तो इसे देख लेते हैं। इम्प्लिसिट नॉलेज क्या होता है? इम्प्लिसिट नॉलेज इज अ नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू incidental activities or without awareness that learning is occurring। यानी कि आपको पता नहीं होता है, आप सीखते जा रहे हो और आप सीख जाते हो, उसे हम इम्प्लिसिट नॉलेज कहते हैं। जैसे कि आप तैरना सीख रहे हैं, गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, या म्यूजिक की कोई भी किसी पर गाना सीख रहे हैं, म्यूजिक सीख रहे हैं, तो वह आपके इम्प्लिसिट नॉलेज का भाग हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ पेट्रार्की? निम्नलिखित में से कौन सा पितृसत्ता की विशेषता नहीं है? इसमें मेल होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनहेरिटेंस इज फॉर वुमेन ओनली, ये गलत है, ये मेटार्की सोसाइटी में होता है। मेल डोमिनेंस सोसाइटी होती है, वुमेन्स आर कंसीडर्ड वीक, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये पितृसत्ता की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच आर गिवन बाय। ये तीन फॉर्म किसने दिए थे? ये तीन फॉर्म दिए थे वाइगोत्स्की ने। सबसे पहले बालक के अंदर होती है सोशल स्पीच 0 से 2 वर्ष तक, फिर प्राइवेट स्पीच होती है 2 से 7 वर्ष तक, फिर साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है 7 के बाद आगे तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय पायलट टेस्टिंग इन करिकुलम डेवलपमेंट? पाठ्यक्रम विकास में पायलट परीक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? पायलट परीक्षण किस लिए दिया गया था? पायलट परीक्षण का मेन फोकस ये था कि मान लो कोई भी एक नई नीति लेकर आए या करिकुलम में कुछ भी चेंज करा, तो उसको पहले टेस्ट करके देखा जाता था रियल लाइफ में, ठीक है, रियलिटी में उसको टेस्ट करके देखा जाता था कुछ समय के लिए लागू करके एक जगह पर। अगर वहाँ पर वह लागू हो जाता था तो फिर उसको, उस रूल को, उस नीति को या उस प्रकार के करिकुलम चेंजेस को सब में डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक है। इसे बोलते थे पायलट टेस्टिंग। तो ये क्या किस लिए डिजाइन की गई थी? डिटेल रिसर्च ऑफ द प्रोग्राम, डिटेल रिसर्च नहीं होती थी। शॉर्ट टर्म एफर्ट डिजाइन फॉर द प्रोग्राम, ये ठीक है। कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया अल्पकालिक प्रयास, छोटे से समय के लिए होती थी। ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम नहीं था। इंक्लूड्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोग्राम नहीं था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा, यह कम समय के लिए डिजाइन किया गया एक प्रोग्राम था। करिकुलम पायलट कैन बी थॉट ऑफ एज अ टेस्ट ड्राइव, इसको टेस्ट ड्राइव की जैसे भी आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि इसमें रियल टाइम में करिकुलम में को थोड़े से समय के लिए लागू किया जाता था बच्चों के और टीचर के बीच में। अगर वो सफल हो जाता है तो फिर उसको लागू कर देंगे, और अगर लक्ष्यों को पूरा करेगा तो लागू कर देंगे, नहीं करेगा पूरा तो छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रॉन स्टॉर्म हो रहा है, स्ट्रक्चरिंग हो रही है एंड हाइपोथाइजिंग एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर सम ऑफ द एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन। ये सारे एलिमेंट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? ये सारे एलिमेंट आपके प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच में यानी समस्या आधारित दृष्टिकोण में होते हैं। यहाँ पे बच्चे विचार मंथन यानी कई तरह के आइडियाज भी दे रहा होता है, स्ट्रक्चरिंग भी चल रही होती है, और परिकल्पना भी बना रहा होता है कि हम प्रॉब्लम को किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, साइलेंट इनर स्पीच डेवलप्स इन अ चाइल्ड एट व्हाट स्टेज? बच्चे में मौन आंतरिक वाणी किस उम्र में विकसित होती है? तो 7 साल के बाद ये वाणी विकसित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है,
व्हाट इज द मोटो ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? एसएसए का आदर्श वाक्य क्या है? एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी, अ हेल्दी फूड फॉर अ वेल्दी मूड, एजुकेशन फॉर ऑल लो इनकम ग्रुप्स, एजुकेशन फॉर ऑल। सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या था? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक पर्यावरण पर अपनी पाठ्य योजना शुरू करने से पहले विद्यार्थियों से पूछती है कि जब वे विद्यालय आते हैं तो अपने आसपास क्या देखते हैं? शिक्षिका कोशिश कर रही है। एक लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले जो टीचर जो है वो बच्चों से पूछती है व्हाट दे सी अराउंड देम व्हेन दे कम टू स्कूल। द टीचर इज ट्राइंग टू, टीचर क्या कोशिश कर रही है? टीचर उनके पूर्व ज्ञान की जांच कर रही है। टेस्ट प्रीवियर नॉलेज, उससे समझना चाहती है कि बच्चों को कितना ज्ञान है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएसए विच वाज लॉन्च्ड इन 2000 से 2001 के बीच में जो लॉन्च हुई थी वो थी आपकी सर्व शिक्षा अभियान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब जो लोग पढ़ रहे हैं वो ध्यान रखिएगा कि अब जो क्वेश्चन आएंगे वो एसएसए से कम आएंगे और आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से बहुत आएंगे या ज़्यादा आएंगे। ठीक है, एनईपी 2020 को जितना ज़्यादा हो सके, जहाँ से भी आपको एनईपी 2020 के क्वेश्चंस दिखें वहाँ से क्वेश्चन को कलेक्ट करना शुरू कर दो। केंद्रीय विद्यालय के 2023 में जो पेपर हुए थे उसमें एनईपी से हर शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आए ही हैं। ठीक है, वहाँ पे 60 क्वेश्चन आते हैं तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए हैं। यहाँ पर अपने 100 क्वेश्चन आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन आपको एनईपी 2020 से देखने के लिए मिल सकते हैं। अगला डिसिप्लिन 3 शुरू हो जाता है। किस प्रकार के गद्यांश पठन में छात्र शब्दावली, व्याकरण और वाक्यांशों का अध्ययन करके पाठ की जांच करने के बजाय वास्तव में पढ़ना सीखते हैं? इन विच टाइप ऑफ पैसेज रीडिंग स्टूडेंट एक्चुअली लर्न टू रीड रेदर देन एग्जामिन द टेक्स्ट बाय स्टडिंग वोकेबुलरी, ग्रामर एंड फ्रेजेस। देखो, बच्चा व्याकरणों पर या शब्दावली पर कम ध्यान देता है और वास्तव में भी पढ़ रहा होता है। इस प्रकार के लर्निंग को हम बोलते हैं एक्सटेंसिव लर्निंग। जैसे कि आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, कोई कहानी पढ़ रहे हो, वो एक्सटेंसिव लर्निंग होती है। ठीक, स्प्रिंग ऑल आउट नहीं रहेगा, साइलेंट रीडिंग नहीं रहेगी। इंसेंटिव जो रीडिंग होती है इसमें आप बहुत ही गहनता से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे होते हो। अगर आपको पेसेज में से कोई पॉइंट छोड़ना है, कोई पॉइंट पता करना है या किसी चीज़ का नॉलेज लेने के लिए जब आप पढ़ते हैं तो वो गहन पठन आपका हो जाएगा। सीधा सा है कि यदि आप कोई उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो वो जो होती है वो विस्तृत अधिगम यानी एक्सटेंसिव लर्निंग का भाग हो जाती है। और जब आप स्टडी करते हैं, स्टडी करने के लिए आप कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वो आपकी इंसेंटिव रीडिंग का पार्ट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, विस्तृत अधिगम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। वैसे तो शायद ये क्वेश्चन नंबर होना चाहिए आपका 42। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ MOOC प्लेटफॉर्म? ये भी NIOS से बना हुआ क्वेश्चन है। ये कुछ चीज़ें जो थी वो चलती थी, कुछ चल भी रही हैं। यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको लर्निंग के लिए कोर्सेज मिल जाते हैं फ्री में। इसको MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देख रखी हैं मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली, तो वहाँ पे हमने MOOC का फुल फॉर्म भी याद कर पढ़ रखा है। मैसिव ओपन लर्निंग कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज इसका नाम होता है। आप घर बैठे ही सीख सकते हैं। इसी के आधार पर जो अपने इंडिया है इसमें स्वयं नाम से एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। उस प्लेटफॉर्म पर आप काफ़ी कोर्सेज हैं जो घर बैठे सीख सकते हैं। तो कौन सा MOOC का पार्ट नहीं है या इस प्लेटफॉर्म का पार्ट नहीं है? तो जूम जो है, जूम एक मीटिंग का एरिया जहाँ पर आप मीटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये आपका MOOC का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच साइकोलॉजिस्ट गेव द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की थ्योरी किसने दी थी? चॉम्स्की ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्डर टू टीच एडिशन एट प्राइमरी लेवल द टीचर विल अडॉप्ट द फॉलोइंग टेक्निक? प्राथमिक स्तर पर जोड़ सिखाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित तकनीक अपनाएगा। कौन सी तकनीक शिक्षक अपनाएगा? आस्क द स्टूडेंट्स टू रिसर्च अबाउट एडिशन एट होम, बच्चों से पूछेगा कि एडिशन पे घर पे जाओ रिसर्च करो, ऐसा तो नहीं करेगा। विल टेक कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इन हर विसिनिटी, चॉक एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स, ये बात बिल्कुल ठीक है। आसपास की वस्तुओं के माध्यम से अवधारणा को समझाएगा। रीड द फॉर्मूला टू द टेक्स्ट बुक, फॉर्मूला की बात नहीं करेगा। सोल्व द सम ऑन द ब्लैक बोर्ड, इसकी बात भी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ये सीटेड जैसा क्वेश्चन आ गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीटी के निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण साक्षरता को विकसित करने में मदद नहीं कर सकता? वर्ड प्रोसेसिंग करेगा, वेब सर्चिंग भी करेगा, ब्लॉग भी करेगा, खेल नहीं करेगा। ठीक है, खेल से तो बच्चों का मनोरंजन होगा, बच्चे की लिटरेसी विकसित नहीं होगी ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ आईसीटी टूल? निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी उपकरणों का लाभ नहीं है? टीचिंग इज बेटर विथ ऑडियो विजुअल एड्स, ये बिल्कुल ठीक है भाई, श्रव्य दृश्य सहायता से शिक्षण बेहतर होता है। रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पर निर्भरता, हाँ थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन ये एडवांटेज नहीं, ये तो डिसएडवांटेज के अंदर आ गया कि आप पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर हो गए। कॉस्ट एफिशिएंट ये होते हैं, ये ठीक है। डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग हो जाती है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सिडरी ऑफिशियल लैंग्वेज इन आवर कंट्री? हमारे देश की सहायक आधिकारिक भाषा कौन सी है? सहायक आधिकारिक भाषा इंग्लिश है, यानी अंग्रेजी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें आप कहीं भी बात कर सकते हैं, या ऑफिशियल जितने भी काम होते हैं वो इसी भाषा में इसलिए किए जाते हैं ताकि हर स्टेट का व्यक्ति इसको समझ सके। मान लो सेंट्रल से कोई सर्कुलर जारी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और हमारा मिडल इंडिया जितना भी है वो सब उसको समझ सके ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऐप फॉर टेस्टिंग गेमिंग एंड क्विजिंग? निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण गेमिंग एंड क्विजिंग के लिए ऐप नहीं है? तो ये है आपका स्वयं। स्वयं जो ऐप है ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन कोर्स, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन जो भी कुछ चाहें आप वो सीख सकते हैं, और कहते हैं कि इससे आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता है जो आपको आगे काम भी आता है। तो स्वयं आपका गेमिंग क्विजिंग के लिए नहीं है, ये लर्निंग के लिए है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सी गणित की विशेषता नहीं है? नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिक्स, इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्सन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इनटू द कॉन्क्रीट फॉर्म, ये ठीक है। इसमें अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप में बदलना शामिल है। इट्स नॉलेज रिमाइंस द सेम इन द होल यूनिवर्स एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका ज्ञान हमेशा सेम रहता है, 2 और 2 4 होना तो 4 ही होना है, किसी भी देश में चले जाओ। इट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, गणित की अपनी भाषा, ये भी ठीक है। मैथमेटिक्स इज एन आर्ट, ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इस विशेषता को ऐसा माना नहीं जाए कि मैथमेटिक्स एक कला है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम यहाँ पे हटा देंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की टू एक्सपीरियंस जॉयफुल मैथमेटिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा आनंददायक गणित का अनुभव करने की कुंजी नहीं है? तो रोट लर्निंग कभी भी अच्छी चीज होती ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। बाकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम पोजिंग एंड सिंथेसिस, रीजनिंग, ये सारे तो बेस्ट हैं, इसलिए इन्हें हम नहीं हटाएंगे। तो कौन सी नहीं रहेगी? रोट लर्निंग नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11, which psychologist believed that children learn language through operant condition? किस मनोवैज्ञानिक का मानना था कि बच्चे ऑपरेटिव कंडीशंस के माध्यम से भाषा सीखते हैं? तो ये मानना था आपका बीएफ स्किनर, इन्होंने दिया था ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। स्किनर का मानना था भाई ऑपरेंट कंडीशन से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, which of the following is a free learning management platform that merge classroom content, safe communication, assessment with social media survey? Students and parents can get quick answers to questions as well as stay current on class assignment and happenings via the student planner and discussion threads। मतलब बाबा आदम के ज़माने के क्वेश्चंस बने हों। ये था एडमोडो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था जो आपको जोड़ के रखता था, जिसके माध्यम से आपको जो भी चीज़ें हैं, जो कंटेंट है उसको आसानी से एक्सेस कर सकते थे। पेरेंट्स, टीचर सब लोग उसमें जुड़े रहते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, पियाजे बिलीव्स दैट चिल्ड्रन क्रिएट मेंटल स्ट्रक्चर इन देयर माइंड्स। पियाजे का मानना था कि बच्चे अपने दिमाग में मानसिक संरचनाएं बनाते हैं। उन मानसिक संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो हमें पता है कि बच्चे अपने दिमाग में जो मानसिक संरचनाएं बनाते हैं उन मानसिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो गया हमारा स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 14,
द टीचर टीचर्स अ सब्जेक्ट इन द क्लास एंड आस्क द स्टूडेंट टू वर्क ऑन एन असाइनमेंट और प्रोजेक्ट यूजिंग ICT एंड सबमिटेड ऑनलाइन. विच टाइप ऑफ लर्निंग इज हाईलाइटेड इन द एबव सेंटेंस. शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और बच्चों को ICT का प्रयोग करके नियत कार्य या परियोजना पे काम करने के लिए बोलते हैं. तो इससे हम क्या बोलेंगे? फ्लिप लर्निंग, ट्रेडिशनल लर्निंग, मिक्स्ड मोड लर्निंग या डिस्ट्रीब्यूटिव लर्निंग. यह एक मिश्रित प्रणाली अधिगम है जिसमें बच्चा अपनी टीचिंग मेथड के साथ साथ या कह सकते हैं प्रोजेक्ट मेथड के लिए ICT का उपयोग करने के लिए कह रहा है. यह मिश्रित प्रणाली अधिगम के अंतर्गत आएगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14 है, डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट. डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में. ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर रहेगा. अगला ऑप्शन है, क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन इंग्लिश शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे भारतीय संविधान की 8वीं इंग्लिश बोल दिया मैंने इसको, 8 शेड्यूल है यह. 8वीं अनुसूची में कितनी अनुसूचित भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सूचीबद्ध हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है, द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ चाइल्ड्स पोटेंशियल टू लर्न एंड द एक्चुअल लर्निंग दैट टेक प्लेस. विच साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट. समीपस्थ विकास का क्षेत्र एक बच्चे की सीखने की क्षमता और उसके वास्तविक सीखने के बीच की दूरी है. यह मनोवैज्ञानिक किस मनोवैज्ञानिक के इस धारणा पर विचार किया है? अरे वो ही है आपका जेड पीडी किसने बताया है? वाइगोस्की ने बताया है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर. अगला है क्वेश्चन नंबर 18, इंटरव्यूज एंड फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन कम्स अंडर विच टाइप ऑफ असेसमेंट टेक्निक. साक्षात्कार और केंद्रित समूह चर्चा किस प्रकार की मूल्यांकन तकनीकी के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आपके साक्षात्कार वगैरह आते हैं ये आते हैं आपके सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स के अंदर. ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ. विच ऑफ द स्किल इज एन ओरल इनपुट. निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण इनपुट है? श्रवण इनपुट यानी कि आपके कानों से क्या अंदर जाता है? भाषा अंदर जाती है तो वो हमारे लिसनिंग स्किल यानी सुनने के कौशल के अंतर्गत आएगा. आगे है क्वेश्चन नंबर 20, आ क्लास टीचर डिलीवर हर लेसन प्लान ऑन द टॉपिक रिसोर्सेज and give MCQ based question paper to the student to solve. Which type of technique has been used her for assessment. एक शिक्षिका संसाधन विषय पर अपनी पाठ्यक्रम प्रस्तुत करती है तथा विद्यार्थियों को हल करने पर MCQ आधारित प्रश्न पत्र देती है. मूल्यांकन के लिए यहाँ किस प्रकार की तकनीक का उपयोग किया गया है? यहाँ पर असाइनमेंट नहीं दिया, MCQ दिए हैं तो ये कॉन्सेप्ट टेस्ट के अंतर्गत आएगा. रिफ्लेक्टिव जर्नल लिखने के लिए बोला नहीं है, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक ये है नहीं है, एंड असाइनमेंट नहीं है. राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये कॉन्सेप्ट टेस्ट रहेगा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेडागोजिकल अप्रोच ऑफ मैथ. निम्नलिखित में से कौन सा गणित के लिए शैक्षणिक दृष्टिकोण नहीं है? आपको बताना है कौन सा एक पेडागोजिकल अप्रोच नहीं है मैथ के लिए. कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजिकल अप्रोच है, रिफ्लेक्टिव भी है एंड कोलैबोरेटिव भी है. बिहेवियरिज्म एक पेडागोजिकल अप्रोच नहीं है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास टीचर चेंज द पार्टनर्स ऑफ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लासेस एवरी मंथ. दिस वुड हेल्प इन इम्प्रूविंग. एक कक्षा शिक्षक हर महीने एक विशेष कक्षा में छात्रों के साथ ही बदलता है, यानी कि जो साथ में बच्चे बैठते हैं हर महीने उनको बदलता जाता है. इससे किस में सुधार होगा? इंटरपर्सनल स्किल, सोशल स्किल, स्कूल पॉलिसी या कोड ऑफ कंडक्ट. इससे बच्चों की जो सोशल स्किल है, सामाजिक कौशल है, इसमें सुधार होगा. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द पीरियड ऑफ सोशल साइंस टीचर मेक ग्रुप ऑफ रैंडम स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू प्ले अ सीन फ्रॉम द पार्टीशंस ऑफ 1947. द स्टूडेंट्स प्रिपेयर देयर रोल प्ले एंड परफॉर्म द सेम. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज. देखो टीचर क्या करती है, सोशल साइंस पढ़ाने वाले टीचर कुछ बच्चों के ग्रुप बनाती है और उनसे कहती है कि 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, उस पर एक रोल प्ले करो. तो बच्चे करते हैं. इससे किस चीज का उद्देश्य होगा? कौन सी चीज इससे इंप्रूव होगी? ठीक है. टू गेट गुड स्कोर इन समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट का तो ये पार्ट हो ही नहीं सकता. टू इम्प्रूव देयर इंटरपर्सनल स्किल, ये ठीक हो सकता है. टू हेल्प देम टू गुड एंड ऑन द एनुअल डे, यहाँ पर कोई एनुअल डे की प्रिपरेशन तो चल नहीं रही.
टू गेट गुड स्कोर इन फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का असेसमेंट भी नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी पर को ही हम टिक करेंगे। पारस्परिक कौशलों में सुधार होगा, टू इम्प्रूव द इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे के साथ जो इनकी स्किल्स है वो डेवलप होंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, in order to develop critical thinking in the student, the teacher introduced the topic of the uses of plastic bag. In which of the following ways can a child develop his critical thinking? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने पर टीचर को प्लास्टिक बेस के यूजेस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना या समझाना है। तो क्या करेगी ताकि बच्चे के अंदर क्रिटिकल डेवलपमेंट हो? सेमिनार करेगी, वर्कशॉप करेगी, डिबेट करेगी या टेक्स्ट बुक रीडिंग करेगी? डिबेट्स ही करेगी। डिबेट करने पे ही बच्चे के अंदर आलोचनात्मक सोच विकसित होगी। सामने वाला कुछ तर्क देगा, बच्चा कुछ तर्क अपने हिसाब से देगा, फिर वो क्वेश्चन बीच में क्वेश्चन रेज करेगा, फिर ये उसको आंसर करेगा, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द माइक्रो टीचिंग साइकिल टीचर शुड टेक प्लेस फॉर हाउ मेनी मिनट्स? देखो, माइक्रो टीचिंग जो होती है उसमें 6-6 मिनट के स्टेप्स होते हैं या सेशन कह सकते हैं आप। 6-6 मिनट के 6 सेशन होते हैं, इस तरह से टोटल 36 मिनट की ये होती है माइक्रो टीचिंग। और इस तरह से इसका साइकिल चलता है, पहले 6 मिनट प्लान, फिर टीच, फिर फीडबैक। फीडबैक के बाद कुछ गड़बड़ होती है तो रीप्लान, फिर रीटीच और फिर रीफीडबैक। इस तरह से 36 मिनट की आपकी माइक्रो टीचिंग होती है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एस्पेक्ट ऑफ सोशल साइंस? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान का पहलू नहीं है? सोशियोलॉजी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जियोग्राफी भी आता है, एंथ्रोपोलॉजी भी आता है, साइकोलॉजी सामाजिक विज्ञान का पार्ट नहीं है, ये एक अलग ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ईवीएस इज थॉट एज अ सेपरेट सब्जेक्ट फ्रॉम विच क्लास? ईवीएस को किस कक्षा से अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है? तो ईवीएस को 3rd क्लास से अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेकंड में लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स होता है, उसके बाद फिर ईवीएस इंट्रोड्यूस्ड होता है 3rd क्लास से। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक का हिस्सा है? वाटर जो है वो अबायोटिक है, एनिमल बायोटिक है, सोल अबायोटिक है, एयर अबायोटिक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फोरम थिएटर इज कोऑर्डिनेटेड वाया एंकर हु इज कॉल्ड एज? फोरम थिएटर क्या होता है? कुछ स्थिति बताने के लिए एक रंगमंची कार्यक्रम होता है। इसे आप गूगल कर लेना, ठीक है, गूगल कर लेना, विकिपीडिया पे फोरम थिएटर आएगा, वहाँ पे इसके फाउंडर का नाम भी आ जाएगा कि किसने इसको स्टार्ट करा था, और ये क्या होता है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है जोकर, उसे जोकर कहा जाता है। तो इसको एक बार कर लेना, ये वर्क एजुकेशन से ही ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन अ टीचर हेल्प द स्टूडेंट डेवलप हेल्दी ईटिंग हैबिट्स? एक शिक्षक छात्रों को स्वस्थ खाने की आदतें किस प्रकार विकसित कर सकता है? टू आस्क देम टू प्ले फाइन इफ दे डू नॉट फिनिश देयर लंच, वे अपना दोपहर का भोजन पूरा नहीं करते तो उन्हें जुर्माना दें। देखो, फाइन भरने के लिए तो हम नहीं कहेंगे। टू टीच द सेम थ्रू टेक्स्ट बुक से पढ़ाना इतना आसान, इतना अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। टू एक्सरसाइज गार्डनिंग एक्टिविटीज, ये ठीक है भाई, उनको गार्डन में काम कराओ। कंप्लेंट द पेरेंट्स, पेरेंट्स से कंप्लेंट करने से कुछ होता तो पूरे बच्चे सुधर जाते, तो ऐसा होता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। पेरेंट्स क्या करें बेचारे, पेरेंट्स उनके 2 बच्चों को मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, अपने पास तो 40 होते हैं, उन 40 को संभालना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच क्लास डज अ चाइल्ड आइडेंटिफाइज बेसिक 3D शेप्स सच एज क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्पेयर बाय देयर नेम? ऑफिशियल आंसर की में बोला है 2nd क्लास के बच्चे इनको समझ लेते हैं। अब 2nd क्लास तक बच्चे इनको तब समझ पाएंगे जब वो नर्सरी से पढ़ रहा हो। हमारे स्कूल में जब 1st क्लास का बच्चा पढ़ने आता है, 3री क्लास में कीबोर्ड, सिलेंडर, कौन, तो वो नहीं समझ पाता। फिर ठीक है, ऑफिशियली 2nd दिया, दिल्ली के बच्चे समझ जाते हैं, अच्छी बात है, दिल्ली के बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट्स कैन प्रैक्टिस साइंटिफिक इंक्वायरी एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज? विद्यार्थी निम्नलिखित में से किस गतिविधि के द्वारा वैज्ञानिक जांच और उच्च क्रम की सोच का अभ्यास कर सकते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स या योगा? यहाँ पर साइंटिफिक इंक्वायरी एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग दोनों चीज चल रही हैं, तो ये दोनों चीजें फिजिकल एक्सरसाइज से नहीं आएगी, स्पोर्ट्स योगा से भी नहीं आएंगी, ये आएंगी गार्डनिंग से। बच्चे बागवानी में वैज्ञानिक जांच, यानी कि किस बीज से किस प्रकार के फल फूल पौधे जो उग रहे हैं उनके बारे में, साथ में कि किस तरह से गार्डनिंग की जाती है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है,
तो वह थिंकिंग भी उसकी डेवलप होगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टीचर डिसाइडेड टू प्ले अ गेम विद स्टूडेंट्स वेयर ईच ऑफ देम विल पिक अप अ रैंडम पेपर which will have a social situation. They have to give their opinion on the same. The teacher conducts such an activity. देखो क्या होता है, टीचर ने बोला कि एक पेपर उठाओ, पेपर पे एक एक्टिविटी लिखी है, एक सिचुएशन लिखी है, ठीक है, आपके समाज पर आधारित कोई स्थिति लिखी है, उस स्थिति के विषय पर आपको बोलना है। तो इससे बच्चे के अंदर उसके समाज के कौशल विकसित होंगे, सोशल स्किल डेवलप होंगी। तो ये एक्टिविटी यूजफुल रहेगी टू इम्प्रूव द सोशल स्किल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन ऑर्डर टू सेंसिटाइज स्टूडेंट विथ स्वच्छ भारत अभियान विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड अ टीचर अडॉप्ट। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए एक शिक्षक निम्न में से कौन सी विधि अपनाएगा। क्लीनलीनेस ऑफ क्लासरूम, कक्षा की साफ सफाई, पोस्टर मेकिंग, ऐसे राइटिंग, या रीडिंग द पॉलिसी। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी अच्छा है, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता भी ठीक है, बट कक्षा की साफ सफाई और बेटर है। क्लास की ही सफाई करेगा तो बच्चे के अंदर स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। हालांकि हम लोग क्लास की सफाई बच्चों से करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर आता है कि भाई बच्चों से क्लास क्यों साफ करवा रहे हो, बच्चों तो पढ़ने के लिए आते हैं। पुराने समय में ऐसा हो जाता था, या कई जगह ऐसा होता है, कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि बच्चे ही अपने क्लासरूम को साफ करते हैं, लेकिन अपने यहाँ तो भाई क्लासरूम को साफ करना एक नीचा काम माना जाता है, ठीक है। तो बच्चे करते नहीं, और अगर आपने गलती से करा दिया और बच्चों ने घर पे जाके शिकायत कर दी, तो भाई साहब मैनेजमेंट या तो टीचर को हटा देगा या टीचर के ऊपर कार्रवाई कर देगा, और गवर्नमेंट तो टीचर के लिए एक नोटिस ही जारी कर देगी, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट में तो ऐसे ही हो जाता है, नोटिस ही जारी कर देते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो स्वच्छ भारत अभियान का कॉन्सेप्ट है, वह खुद की क्लासरूम, खुद के बस्ते को साफ करे, खुद की क्लासरूम को साफ करे, खुद की बेंच को साफ रखे, खुद के स्कूल को साफ रखे, खुद की पढ़ाई की डेस्क को साफ रखे, उससे ही उसके अंदर ये इसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो दिमाग में घुसेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षक बच्चों को घरेलू हिंसा विषय देता है और उन्हें बिना ज्यादा सोचे समझे समूह में चारित्रिक चित्र बनाने के लिए कहता है। इस प्रकार की गतिविधि किसके अंतर्गत आएंगी, ये छवि नाट्य कला के अंतर्गत आएंगी। इमेज ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, बच्चों को इमेज जो है उनको ड्रामेटिकली बताना है। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा योग का प्रकार नहीं है, तो ब्रह्मा योग का प्रकार नहीं है, बाकी हठ राजा ज्ञान योग का प्रकार है। 17 है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 हैज एडवोकेटेड 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग सोशल साइंस, ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। जो एनसीएफ था उसने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 5 बुनियादी सिद्धांतों को बताया, कौन सा वह सिद्धांत नहीं है ये बताना है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड टू रोट लर्निंग, सुनिश्चित करना कि सीखना रटने की ओर स्थानांतरित हो जाए, बिल्कुल नहीं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताया कि रोट लर्निंग को बढ़ावा दो। कनेक्टिंग नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, बिल्कुल इसके बारे में बात कहा है कि बाहर की दुनिया से ज्ञान को जोड़ो। इनरिचिंग करिकुलम फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की है। मेकिंग एग्जामिनेशन फॉर फ्लेक्सिबल, इसकी बात की है। ऑप्शन नंबर ए की बात नहीं की है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नाट्य कला थिएटर का प्रयोग करता है, तो मंच नाट्य कला प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टेज थिएटर। 20 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल सब्जेक्ट इज ऑफर्ड इन द मिडिल स्कूल, निम्न में से कौन सा कौशल विषय मिडिल स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो फूड प्रोडक्टिव, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर एंड कोडिंग। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर दिया था, कोडिंग। हालांकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, समझ में नहीं आया था कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये बच्चे के मेंटल हेल्थ के मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से बताया जाए तो कोडिंग सीखने लायक बच्चा मिडिल स्कूल में हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी उस हिसाब से करेक्ट आंसर रह सकता है। 20 है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज, बच्चा जैविक और अजैविक घटकों के बारे में पढ़ता है, ये आपके इकोलॉजिकल यानी इकोलॉजी या पारिस्थितिकी का पार्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट 20 क्वेश्चन का सेट चल रहा है। कुवड़ निम्न में से किस आसन विकृति से संबंधित है, तो गोल ऊपरी पीठ, ऊपर की पीठ जो घूम के गोल हो जाती है ना इस तरह से, वो आपका कुवड़ आसन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जहां व्यक्तित्व का हिस्सा अपने माता पिता से ग्रहित किया हुआ है, यानी कि माता पिता से एक्वायर कर लिया उसने,
अडॉप्ट कर लिया अपने माता पिता से। वे लोग जिन्होंने उनकी जगह ली हुई है हमारे दैनिक जीवन में माता पिता और सत्तावादी व्यक्ति से ग्रथित किया गया है। पेरेंट्स से जो व्यक्तित्व लिया जाता है उसे पेरेंट ईगो अवस्था कहते हैं, पेरेंट ईगो स्टेज कहते हैं। अडल्ट ईगो स्टेज में जहाँ बच्चा मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है अपने डिसीजंस के लिए, अपने निर्णयों के लिए स्वतंत्र रहता है कि मैं अपने निर्णय खुद लेना चाहता हूँ, उसे अडल्ट ईगो कहते हैं। चाइल्ड ईगो स्टेज में व्यक्ति बच्चे की तरह ही व्यवहार करता है, वो चाइल्ड ईगो स्टेज होती है। यहाँ पर मैंने तीनों स्टेज लिख रखी हैं। पेरेंट ईगो, द पेरेंट ईगो स्टेज इज द स्टेज वेयर person adopts the attitudes and behaviors of their parents or their influential figures from their past। ठीक है, अपने पेरेंट्स से एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर अडॉप्ट कर लेता है। चाइल्ड ईगो स्टेट में पर्सन एक्ट्स स्पीक और थिंक्स इज द वे दे डिड एज द चाइल्ड, जब बच्चे बचपन में जैसा करते थे वैसे काम करता है। एडल्ट ईगो स्टेज, दिस इज व्हेन अ पर्सन इवेल्युएट व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट मेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन, इट कंसीडर द फेवरेबल ईगो स्टेज। तो इंडिपेंडेंट डिसीजन बनाना बच्चा सीख जाता है, कर बनाता है कि यार मैं अपना काम अपनी मर्जी का मैं ही मालिक हूँ, मैं किसी के नहीं सुनता, इस तरह से। थर्ड क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये अवधारणा दी गई थी। अब NEP 2020 से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अगर इससे भी अब ये क्वेश्चन देंगे तो ये महान है बहुत ही, DSSB वाले, बट क्वेश्चन सब NEP 2020 से आना चाहिए। परसिस किस प्रकार से होता है, तो कुकर खांसी से होता है ये तो अब उसके क्वेश्चन दे दिए साइंस के। एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए आंख पर पट्टी बांधना नाम के एक खेल का आयोजन करता है जिसमें एक छात्र की आंखों पर पट्टी बांधकर और दूसरा गंतव्य तक पहुंचने के लिए मौखिक निर्देश देगा। देखो दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, एक को पट्टी बंधी है और दूसरा बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे चल, तो ये सामाजिक कौशल विकसित करेगा, ये डेवलपिंग करेगा सोशल स्किल्स की। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है एट द अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ इफ द इन्फेंट इज नॉट गिवन द कंसिस्टेंसी केयर बाय प्राइमरी केयर गिवर इट विल लीड टू, ओ भाई साहब, अगर छोटे बच्चे के जीवन के शुरुआती चरण में प्राथमिक देखभाल कर्ता द्वारा देखभाल नहीं की जाती तो उसके अंदर मिसट्रस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। विश्वास बनाम अविश्वास एरिक्सन की पहली अवस्था। एरिक्सन का दावा है, फिर से एरिक्सन से क्वेश्चन। एरिक्सन का दावा है कि किशोर कुछ समय के लिए अपने शरीर के बारे में असहज कर सकते हैं जब तक कि वे परिवर्तनों को अनुकूलित और विकसित नहीं कर लेते। इस अवस्था में सफलता निम्न गुण के कारण हो जाती है। देखिए जो बच्चे एडोलेसेंट बच्चे होते हैं, आइडेंटिटी वाली जो इनकी स्टेज होती है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इसमें अगर बच्चे सक्सेस हासिल कर लेते हैं तो फिडेलिटी प्राप्त कर लेते हैं, यानी निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा गैर जीवाणु रोग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बैक्टीरियल। इन्फ्लुएंजा नॉन बैक्टीरियल इसलिए है क्योंकि ये वायरस से होता है। 9 हाउ कैन वी प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज को हम कैसे रोक सकते हैं। ऑब्वियसली बात है भाई, प्रॉपर हाइजीन से ही रोक पाओगे, अच्छे से स्वच्छता रखो, नहीं आएगी डिसीज, बीमारी आपके घर नहीं आएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ वर्क एजुकेशन, कार्य शिक्षा की सफलता के लिए कौन आवश्यक नहीं है। ब्रॉड माइंडनेस होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ लेवरिज्म होना चाहिए, ईगो सेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ईगो सेंट्रिज्म नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डील्स विथ फैक्ट्स एंड नॉट इमोशंस और फीलिंग्स, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था तथ्यों से संबंधित है, भावनाओं या संवेदनाओं से नहीं। तो एडल्ट ईगो स्टेट जो होती है वो आपकी तथ्यों से संबंधित होती है, वहां पर इमोशंस नहीं चलते। भाई आप फैक्ट से बताओ, ऐसा काम करें तो क्यों करें, मम्मी पापा ने कहा सिर्फ इसलिए करें, ऐसा नहीं चलता उनके अंदर। भाई सब वो होते हैं बड़े करड़े लोग, उनको तो चलता है भाई बताओ क्यों करें, क्या फायदा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सी गैर संचारी रोग है। तो ट्यूबरक्लोसिस फैल जाता है, कैंसर नहीं फैलता, चिकन पॉक्स फैल जाता है, मीसल्स फैल जाता है। कैंसर जो है वो एक से दूसरे में नहीं फैलता है।
द सब्जेक्ट लाइक अरिथमेटिक, साइंस, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स शुड बी टॉट थ्रू कारपेंट्री, मशीनरीज, कल्टीवेशन ही है, प्रिंटिंग एंड अदर प्रोडक्टिव वर्क्स। दिस आइडियोलॉजी किसने दी थी? बेसिक एजुकेशन में ये आइडियोलॉजी दी थी महात्मा गांधी ने। बुनियादी शिक्षा के तहत उन्होंने बताया कि इन सब विषयों को कार्य शिक्षा के द्वारा सिखाओ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स थ्योरी द चाइल्ड इनहेबिट्स स्किल्स सच एज पुटिंग ऑन क्लॉथ्स, प्लेइंग विद टॉयज। एट दिस स्टेज विच साइको सोशल क्राइसिस डज अ चाइल्ड गोज थ्रू। एरिक्सन के सिद्धांत ने बच्चे कपड़ा पहनना, खिलौनों से खेलना जैसे कौशलों को बाधित करता है। यह है यार, इसको अभी हैंग होना था, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा हैंग है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ दिया था कि एक छोटा बच्चा है जो खुद के ही काम नहीं कर पा रहा, कपड़े नहीं पहन पा रहा, खिलौनों से नहीं खेल पा रहा या खिलौनों को नहीं जमा पा रहा है। तो ये एरिक्सन के हिसाब से इसे किस में समस्या है? एरिक्सन के हिसाब से यहाँ पर क्या कंप्लीट नहीं हुआ? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इसमें फेल हो गया बच्चा। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम में अगर पास हो जाता तो वो खुद के काम खुद से कर सकता था, खुद के जूतों के बंद बांधना, कपड़े पहनना, ये सारी चीजें। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग ऑफ फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इज डन बाय। वित्त और प्रबंधन पर्यवेक्षण की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा, एसएमसी के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के कारण। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ लर्निंग प्रोसेस ऑफ वर्क एजुकेशन। कार्य शिक्षा की सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण नहीं है? टू प्लान एक्टिविटी है, टू सेट द गोल्स है, टू एक्टिविटी द प्लान है, फॉलो अप द एक्टिविटी नहीं है, फिर आपका इवेल्युएशन आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, इसके जगह मूल्यांकन आएगा। टू सेट द प्लान, टू प्लान, एक्टिवेट द प्लान एंड इवेल्युएशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शिक्षा के लिए गतिविधियों के चयन के लिए प्रासंगिक क्षेत्र नहीं है? निवास स्थान, उद्यमिता, स्वस्थ विज्ञान या पोषण। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेवेंट एरिया फॉर सिलेक्शन द एक्टिविटीज फॉर वर्क एजुकेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इसके लिए एक प्रासंगिक क्षेत्र नहीं होगा। हैबिटेट रहेगा कि आप कहाँ रहते हैं, हेल्थ साइंस रहेगा और न्यूट्रिशंस भी रहेगा। साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्राइड ने दी थी। Which of the following is not a prime principle of school management committee? कौन सा स्कूल प्रबंधन समिति का सिद्धांत नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ डिडक्टिव थिंकिंग नहीं है। कलेक्टिव लीडरशिप बिल्कुल है, अकाउंटेबिलिटी भी है एंड कम्युनिटी भी है। यानी भाई समुदाय हो ताकि सारे लोगों को इकट्ठा कर सके, समुदाय का सिद्धांत रहता है। क्या काम कर रहा है, अगर काम बिगड़ता है तो इसके प्रति जवाबदेह कौन रहेगा? ठीक, लीडरशिप कौन कर रहा है? तो ये सारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सिद्धांत रहते हैं। तो ये रही हमारी आज की वीडियो के किस हिस्से में आपको कन्फ्यूजन रहा हो, वीडियो ड्यूरेशन के साथ कमेंट में लिख देना, आपका कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर PDF शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट रहे तो वो पूछ लेना, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।